हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। तो बात बिल्कुल सही है। तो आपका विकास का सिद्धांत है कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होती है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है 8 से 9 महीने में चलना सीख जाते हैं, बोलना सीख जाते हैं, और वहीं पर कुछ बच्चे को 1 से 1.5 साल तक का समय लगता है। तो जो समय होता है हर बच्चे के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है, जो विकास की गति होती है, हर बच्चे में अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये तो बात सही है। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि हमें क्या बताना है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो विकास होता है ये क्या होता है, एक सीक्वेंस में चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा तो है नहीं कि आज आप जन्म लिए और तुरंत ही भागना स्टार्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जन्म होता है, उसके बाद में हम बैठना सीखते हैं, फिर खड़े होना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, उसके बाद कहीं जा करके दौड़ना सीखते हैं, है ना। तो जो विकास है ये क्या है, एक सीक्वेंस में चलने वाला प्रोसेस है, एक क्रमिक प्रक्रिया है। तो ये भी बात सही है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। बिल्कुल सही बात है। जितने आप बचपन में मैच्योर थे, क्या उतनी ही मैच्योरिटी आज भी आप में नहीं, उससे कहीं ज़्यादा आपका जो डेवलपमेंट है वो हो चुका है। ठीक है, आपको कहाँ पर रोना है, कहाँ पर हंसना है, कहाँ पर किस तरीके के इमोशन को शो करना है, आपको सारी चीज़ें पता चल गई हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका विकास है ये समय के साथ धीरे धीरे अनफोल्ड हुआ, समय के साथ धीरे धीरे जो है घटित हुआ। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता चला गया आप जो है सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सीख गए। तो ये भी बात सही है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। देखिए यही बात जो है यहाँ पर गलत दे रखी है। हम पक्के तौर पर नहीं बता सकते कि किसी व्यक्ति का कितना विकास होगा। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति को हेरिडिटी कैसी मिली, इन्वायरमेंट कैसा मिला। ठीक है, जैसे उसको हेरिडिटी मिलेगी, जैसा उसको इन्वायरमेंट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसका विकास होगा, है ना। तो हम विकास का जो है पक्के तौर पर भविष्यवाणी नहीं कर सकते, पक्के तौर पर जो है नहीं बता सकते कि हाँ इस व्यक्ति का इतना ही विकास होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है इसके बारे में पूछा था। तो यही जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम। देखिए जो प्रगतिशील शिक्षा है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, ये किस पे आधारित है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। यानी जो सभी शिक्षण गतिविधियां होती है उसका केंद्र क्या होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए। ठीक है, बच्चे को केंद्र में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। यही कहती है आपकी प्रगतिशील शिक्षा। तो पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम तो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन किस पे बेस्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो गया गलत। इसके बाद में सेकंड क्या दे रखा है, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। बिल्कुल सही बात है। जो प्रगतिशील शिक्षा वो यही कहती है कि हर बच्चा जो है सीख सकता है, हर बच्चे के अंदर जो है सीखने की क्षमता होती है, चाहे बच्चा कैसा भी हो, शारीरिक रूप से डिसेबल हो या फिर श्रवण बाधिता वाला बच्चा और दृष्टि बाधित वाला बच्चा हो, हर बच्चा जो है सीख सकता है। बट हम क्या करें, उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें भी प्रोवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर श्रवण बाधित वाला छात्र है तो चीज़ों को सुन नहीं सकता है बट देख तो सकता है। तो ऐसे बच्चे के सामने हम चित्रात्मक चीज़ें प्रस्तुत करें, है ना। तो जैसे बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बच्चे के सामने चीज़ें प्रस्तुत करें तो हर बच्चा जो है चीज़ों को सीख सकता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, यानी एक मानक फिक्स कर देना। तो देखिए ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हर बच्चा जो है अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है। हर बच्चे के अंदर क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती है। कोई बच्चा चीज़ों को जल्दी सीख जाता है तो कोई बच्चा जो है उसी चीज़ को सीखने में टाइम लेता है ना। तो ये आपका नहीं होगा। और जो मानक वर्ड है ये क्या होता है, आपके सीटेट के एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। जब भी आपको ऑप्शन में मानक देखने को मिल जाए या फिर मानकीकरण देखने को मिल जाए तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। फोर्थ क्या दे रखा है, बाह्य प्रेरणा एवं एक रूप मूल्यांकन मानदंड। देखिए कभी भी बच्चे के अंदर बाह्य प्रेरणा, ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन डेवलप नहीं करना है। यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है कि बच्चा किसी पुरस्कार को पाने के लिए कार्य कर रहा है, तो वहाँ पर बच्चा जो है बाहरी रूप से अभिप्रेरित होता है। जब तक उसको पुरस्कार मिलता है तब तक वो किसी कार्य को करता है। बट ये चीज़ बच्चे के अंदर डेवलप नहीं करनी है। बच्चा जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, उसका किसी चीज़ में सीखने में इंटरेस्ट है, रुचि है, इसलिए बच्चा किसी चीज़ को सीखे। ये चीज़ें अगर बच्चे के अंदर डेवलप होती है तो बच्चा जो है चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखता है और जो उसका नॉलेज होता है वो लंबे टाइम के लिए रहता है ना।
और एक रूप मूल्यांकन मानदंड ये भी नहीं होगा, क्योंकि हर बच्चा जो है अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीख रहा है, तो हम उसका मूल्यांकन कैसे एक तरीके से कर सकते हैं। तो जो मूल्यांकन है वो भी अलग अलग तरीके से किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक रूप दे रखा है तो ये भी नहीं होगा आपका, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो अभी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया कि जो हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ये क्यों होती है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण। क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, इन्हीं दोनों का परिणाम होता है। ठीक है, हमें कैसी आनुवंशिकता मिली, कैसे जो है वातावरण में हम रह रहे हैं, ये क्या करते हैं, दोनों ही पक्ष हमारे जो है विकास को प्रभावित करते हैं, डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, वंशानुगत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हेरिडिटी ही प्रभावित करती है। मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा, उसको हेरिडिटी बहुत अच्छी मिल गई उसके पेरेंट्स के थ्रू, जो उसकी आनुवंशिकता है उसको बहुत अच्छी मिल गई उसके पेरेंट्स के थ्रू, बट उसको इन्वायरमेंट ही अच्छा ना मिला। ठीक है, इन्वायरमेंट जो है मार काट वाला मिल गया, चोरी वाला मिल गया, तो फिर बच्चे के अंदर वही सारी चीज़ें डेवलप होंगी। ठीक है, उसका विकास भी उसी तरीके से होगा, क्योंकि हेरिडिटी तो अच्छी मिली है बट उसको इन्वायरमेंट नहीं अच्छा मिला है ना। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तो आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि किसी एक ही पक्ष की यहाँ पर बात की जा रही है, सिर्फ हेरिडिटी की बात की जा रही है। इसके साथ साथ सेकंड क्या दे रखा है, पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। देखिए, फिर से यहाँ पर किसी एक पक्ष की बात की जा रही है, फिर से जो है इन्वायरमेंट की बात की जा रही है, पर हेरिडिटी की बात ही नहीं की जा रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसको इन्वायरमेंट आपने बहुत अच्छा दे दिया, बट उसको जन्म से ही कोई विकार है, ठीक है, उसकी जो हेरिडिटी है वही उसको सही नहीं मिली, तो क्या उसका विकास अच्छी तरीके से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों ही अगर बच्चे को अच्छा मिल जाए तो जो बच्चे का विकास है वो बेहतर होता है ना। तो सेकंड भी नहीं होगा। शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, देखिए ये बात भी कहना गलत हो जाएगा यहाँ पर। किसी के शरीर और दिमाग के परिपक्व होने से हम उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में नहीं बता सकते। ये तो किसी का भी हो सकता है, किसी का अच्छा हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। दोनों ही फैक्टर, हेरिडिटी यानी कि हमारी आनुवंशिकता और हमारा वातावरण, दोनों ही बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे बच्चे की हेरिडिटी मिली, जैसा बच्चे को इन्वायरमेंट मिला, उसी के अकॉर्डिंग फिर बच्चे का विकास भी होगा। ठीक है, अब देखिए, आपने देखा ही होगा कि आसपास अगर जो है गाली गलौज हो रही है, फिर मार झगड़े वाली कोई चीज़ें हो रही हैं, तो तुरंत ही बच्चे को वहाँ से हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फिर बच्चा उन्हीं चीज़ों को सीख जाएगा। ठीक है, गलत चीज़ें बच्चा जो है जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है ना। आपने थोड़ा सा भी कोई गलत वर्ड बोला, तुरंत ही बच्चा उस चीज़ को सीख जाता है, फिर वो भी बोलने लगता है। तो इसलिए कहा था कि बच्चे को जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा दीजिए, क्योंकि हेरिडिटी तो मिल ही गई है ना। हेरिडिटी तो जो उसको मिलनी थी पेरेंट्स के थ्रू वो मिल गई, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी हुआ है कि जो हमारी हेरिडिटी होती है ये क्या होती है, फिक्स्ड होती है, स्थायी होती है, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू हेरिडिटी मिल गई वो मिल गई। ठीक है, उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। बट हाँ, इन्वायरमेंट में हम चेंज कर सकते हैं, है ना। वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चे को किस तरीके के इन्वायरमेंट में रख रहे हैं, है ना। फिर उसी के अकॉर्डिंग बच्चे का विकास होता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करता है, इसका सही विवेचन क्या है। ठीक है, देखिए जो जेंडर वाला चैप्टर है, जहाँ से कि आपको एग्जाम में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में भी मेंशन कर रखी है, अगर आप देखेंगे वहाँ पर तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो जेंडर स्टीरियोटाइप जो चीज़ें होती है, जो लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं, है ना, जो कि हमारे समाज में बहुत पहले से चली आ रही हैं कि जो लड़कियाँ होती हैं वो घरों के काम करेंगी, जो लड़के होते हैं वो बाहर के काम करेंगे, लड़के रोते नहीं, लड़कियां ही रोती हैं। ठीक है, तो जो इस तरीके की धारणा है जो कि हमें हमारे परिवार में भी देखने को मिलती है, हमारे समाज में भी देखने को मिलती है, और हमारे जो मीडिया होता है, ठीक है, वो भी इस चीज़ को बढ़ावा देता है। आपने अक्सर देखा होगा कई सारे सीरियल्स में ये चीज़ें दिखाई जाती हैं कि जो महिलाएं होती हैं वही टिफ़िन वगैरह बनाती हैं, वही घरों के काम करती हैं। ठीक है, और जो पुरुष होते हैं वो बाहर ऑफिस के काम करते हैं, है ना। तो मीडिया क्या कर रहा है, ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, परिवार में भी आपने देखा होगा, चाहे मम्मी हो गई या फिर बहन हो गई, वो लोग क्या करती है, घरों के काम करती हैं। ठीक है, भाई हो गए या फिर पापा हो गए, वो लोग क्या करते हैं, बाहर के काम करते हैं, है ना। तो जो जेंडर स्टीरियोटाइप धारणा है, जो लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा है, ये हमारे समाज के द्वारा भी इसको बढ़ावा दिया जाता है, हमारे फैमिली में भी इसको बढ़ावा दिया जाता है, और हमारे मीडिया के थ्रू भी इसको बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, और एक टीचर भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं फॉलो करता है, क्योंकि वो समाज से थोड़ी अलग है, टीचर भी तो समाज से ही गया हुआ है ना।
तो सारे टीचर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ टीचर होते हैं जो कि इस चीज़ को फॉलो करते हैं। उनके मन में धारणाएं आ जाती हैं कि जो लड़कियाँ होती हैं वो मैथ को सीख ही नहीं सकती, लड़कियाँ जो है गणित में कमज़ोर होती हैं, ठीक है। तो बट एज अ टीचर के रूप में आपको इन चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। किसी भी सब्जेक्ट पर ये नहीं लिखा हुआ है कि इसको लड़का सीख सकता है या फिर इसको लड़की सीख सकती है। कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी सब्जेक्ट को सीख सकता है, ठीक है। स्किल्स तो किसी के अंदर हो सकती है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती है। तो अभी यही चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की कि एज ए टीचर के रूप में जो है कभी कभी टीचर के मन में धारणाएं बन जाती हैं कि जो लड़के होते हैं वही चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। उनके अंदर ही जो शैक्षिक क्षमताएं होती है वो अच्छी होती हैं, लड़कियों में शैक्षिक क्षमताएं अच्छी नहीं होती है। तो एज ए टीचर के रूप में आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, तो ये आपका नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। लड़कियाँ भी तो, लड़कियों के अंदर भी तो शैक्षिक क्षमताएं अच्छी हो सकती हैं, ठीक है, वो भी तो बेहतर करती हैं कई फील्ड में, है ना। तो ये बात आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। क्यों? लड़कियों को अटेंशन की जरूरत नहीं होती, लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों को अटेंशन की जरूरत होती है, ठीक है, दोनों की अवधान की आवश्यकताएं होती है ना। तो ये भी आपका नहीं होगा। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही बात, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो टीचर है वो क्या कर रहा है, किसी एक पक्ष को ही महत्व दे रहा है, ठीक है। वो लड़कों से ही अधिक क्या कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है, पारस्परिक क्रिया कर रहा है, बातचीत कर रहा है, ठीक है। लड़कियों को महत्व ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टीचर है वो किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, लैंगिक पक्षपात को, जेंडर स्टीरियोटाइप को। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए ये कहना तो यहाँ पर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूल करने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे को जो है दिखाई नहीं दे रहा है, दृष्टिबाधित छात्र है, तो ऐसे में बच्चे के सामने जो स्पर्श करने वाली चीज़ें होती है जिनको कि बच्चा स्पर्श करके चीज़ों को सीख सके, जैसे कि आपकी ब्रेल लिपि वगैरह हो गई, ठीक है। तो उससे क्या करता है, बच्चा जो इस चीज़ों को सीख पाता है। जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनके लिए जो है ब्रेल लिपि डिज़ाइन की जाती है ना। इसके साथ साथ जो है बच्चा जो है चीज़ों को देख नहीं पा रहा है बट सुन तो सकता है, तो आप जो है उसके सामने बोल कर भी चीज़ों को बता सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या दे रखा है, कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। अब देखिए जब बच्चे को चीज़ें दिखाई ही नहीं दे रही हैं तो आप उसके सामने कोई भी दृश्य प्रस्तुत कर दे, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। अब देखिए जब बच्चा चीज़ों को देख ही नहीं पा रहा है तो आप उसको अभिनय करके दिखाएं या फिर कुछ भी करके दिखाएं, ठीक है। बच्चा उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहा है तो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये भी नहीं होगा आपका। अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करना। अब जब बच्चा चीज़ों को देख ही नहीं पा रहा है तो फिर वो वर्कशीट कैसे तैयार करेगा, ठीक है। आप जो उससे जो है मौखिक चीज़ें पूछ सकते हैं, है ना, या फिर जो मौखिक कार्य होते हैं वो बच्चे को दे सकते हो। तो यहाँ पर फोर्थ भी नहीं होगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जैसे कि जो सहयोगात्मक अधिगम होता है जहाँ पर बच्चा जो है एक दूसरे के सहयोग से सीखता है चीज़ों को। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि आपका CDP बहुत अच्छा है, ठीक है, और किसी जो आपका फ्रेंड है उसका मैथ बहुत अच्छा है, तो वो आपको जो आपका फ्रेंड है वो आपको मैथ के सब्जेक्ट में हेल्प कर सकता है। और अगर आपकी CDP अच्छा है तो आप जो उसको CDP में हेल्प कर सकते हैं जहाँ पर भी उसको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। तो जो ग्रुप लर्निंग होती है यहाँ पर जो बच्चे का विचार होता है वो अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाता है और सीख पाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप लर्निंग करानी चाहिए। जो उसके साथी समूह जो पीयर ग्रुप्स है उनके साथ में उसको छोड़ना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा वहाँ से भी चीज़ों को सीखे और जो उसका विकास है वो बेहतर तरीके से हो पाए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, ठीक है। और इसे क्या करना चाहिए, इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, यानी इस चीज़ को डिस्करेज कर दें, तो ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको इंकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। और जो ये हतोत्साहित वर्ड है ये आपके सीटेट के एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड है ना। जब भी आपको ये अपने ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो आपको उस ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है, वो ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो जाएगा।
कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। देखिए कभी कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, जितना बच्चा ग्रुप वर्क करेगा उतना जो है बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएगा। तो ये आपका नहीं होगा, प्रयोग नहीं करना चाहिए ये कहना तो बिल्कुल ही यहाँ पर गलत हो जाएगा। जब तक बच्चा किसी चीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, ठीक है, खुद उस चीज़ के बारे में नहीं खोज करेगा, तब तक जो है उस चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं समझ में आएगा। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी कराइए। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए जो इंक्लूसिव क्लासरूम होती है वो क्या कहती है कि हम सभी बच्चों को जो है एक ही क्लासरूम में एजुकेशन देंगे, चाहे बच्चा दृष्टिबाधित हो या फिर श्रवण बाधित हो, शारीरिक रूप से जो है डिसेबल हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सभी बच्चों को जो है एक ही क्लासरूम में एक ही विद्यालय में एजुकेशन देंगे। बट कैसी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, एज पर नीड। ठीक है, जैसी बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चीज़ें भी जो है प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए जो ब्रेल लिपि होती है, ठीक है, जो कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए डिज़ाइन की जाती है, वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर श्रवण बाधित छात्र है तो उसके सामने हम चित्रात्मक चीज़ें प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि बच्चा उस चीज़ों को सुन नहीं पा रहा है बट देख तो सकता है। तो जैसी बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक विशिष्ट शिक्षा योजना तैयार करेंगे। ठीक है, यानी कि एज पर नीड बच्चे को ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है बच्चे को चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक रूप निर्देश देना, यानी सभी को एक ही तरीके से पढ़ाना। तो ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को नहीं बताई, मैंने क्या बताया, एज पर नीड एजुकेशन देना है, जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको चीज़ें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सभी बच्चों को एक ही तरीके से नहीं पढ़ाना है, जो पढ़ाने का तरीका है वो अलग अलग होना चाहिए, है ना। तो ये आपका नहीं होगा। मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत का मतलब क्या होता है, आपने एक बिल्कुल फिक्स्ड कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको नहीं करनी है। और ये जो मानकीकृत वर्ड है, ठीक है, जो मानक वर्ड है, ये क्या आपके सीटेट के एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड है। जब भी ये आपको ये ऑप्शन में दिखे तब भी आपको उस ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है। इसके साथ साथ यहाँ पर थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, यानी बच्चे के अंदर कंपटीशन कराना। ठीक है, तो कभी भी बच्चे के अंदर कंपटीशन की भावना डेवलप नहीं करनी है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। जब भी प्रतियोगिता की बात हो, ठीक है, या फिर बच्चे को अलग थलग करने की बात हो, सेग्रीगेशन की बात हो, तो भी उस ऑप्शन की तरफ आपको नहीं जाना है। ये भी आपके सीटेट के एग्जाम के लिए एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है ना। तो ये भी नहीं होगा। विशिष्ट शिक्षा योजना, बिल्कुल सही बात है, यानी जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक विशिष्ट शिक्षा योजना तैयार करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यही कहती है आपकी समावेशी कक्षा। ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकता। अब देखिए जो बच्चा श्रवण बाधित होगा, यानी कि उसको सुनने में चीज़ों को प्रॉब्लम होगी, तो वो तो चित्रात्मक चीज़ों के माध्यम से बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा, समझ पाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे को सुनने में दिक्कत है। ठीक है, बट वो चीज़ों को देख तो सकता है। बट यहाँ पर क्या दे रखा है कि दृश्य सूचनाओं को समझ ही नहीं सकता, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। पठन अक्षमता अधिगमकर्ताओं धारा प्रभाव पढ़ने एवं लिखने में कमी, बिल्कुल सही बात है। जिस बच्चे को डिस्लेक्सिया होती है, रीडिंग डिसऑर्डर होता है, पठन अक्षमता होती है, ठीक है, इसी को डिस्लेक्सिया कहते हैं। तो इस बच्चे को क्या होता है, इसके तंत्रिका तंत्र में जो ब्रेन होता है उसमें जो तंत्रिका तंत्र होती है कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होती है, जैसे कि हम लोगों को जो लेटर्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, ए हम लोग को इसी तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, बट जो ये बच्चे होते हैं जिनको रीडिंग डिसऑर्डर होता है, डिस्लेक्सिया होती है, ठीक है, उनको जो ए है वो इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, यानी मिरर इमेज दिखाई देगी, रिवर्स लेटर दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरह सारे लेटर्स जैसे कि बी हो गया, सी हो गया, ठीक है, वो उल्टे दिखाई देते हैं, है ना। तो जो डिस्लेक्सिया वाला बच्चा होता है उसके तंत्रिका तंत्र में ही कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है होती हैं, जिस वजह से जो बच्चा होता है उसको जो है जो वर्ड होते हैं, जो लेटर होते हैं वो रिवर्स दिखाई देते हैं। अब देखिए जब बच्चा चीज़ों को पढ़ गलत रहा है तो उसको लिखेगा गलत ही, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता और धारा प्रभाव पढ़ने एवं लिखने में कमी होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मक अधिगमकर्ताओं अति सक्रिय कार्य का पूरा करने में धीमे, देखिए ये बात कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो क्रिएटिव बच्चा होता है, ठीक है, जो सृजनात्मक बच्चा होता है वो एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, उसका माइंड क्या होता है, क्रिएटिव होता है। तो ये कार्य को करने में धीमी गति से नहीं करते, बहुत ही तीव्र गति से करते हैं। ठीक है, तो ये कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा। अवधान कमी अधिगम करता है, यानी ADHD वाला जो बच्चा होता है। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को नोट्स में मेंशन कर रखी है, एक बार उसको जरूर रीड कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है,
जो ADHD वाला बच्चा होता है उसका ध्यान एक जगह पर लंबे टाइम के लिए जो है टिक नहीं सकता। वो 1-2 घंटे की जो वीडियो होती है वो उसको नहीं देख पाएगा, 10-15 मिनट की जो वीडियो होती है वो नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि ADHD वाला जो बच्चा होता है उसका जो ध्यान होता है बहुत ही कम टाइम के लिए चीज़ों पर रहता है ना। कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, ठीक है, एक ही जगह पर उसका ध्यान जो है टिका नहीं रहता है। तो यहाँ पर क्या रखा है, उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक ध्यान बनाए रख सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो ADHD वाला बच्चा होता है उसका ध्यान लंबे समय तक किसी चीज़ पर टिका नहीं रहता है ना। बट यहाँ पर दे रखा है कि लंबे समय तक जो है ध्यान बना रहता है, तो ये भी गलत दे रखा है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चों की गलतियाँ एवं भ्रांत अवधारणाएं। अब देखिए बच्चे के माइंड में क्या होता है, मिसकंसेप्शन बन जाती है, गलत अवधारणाएं बन जाती है, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा, उसको क्या लगता है कि पानी में अगर वो जाएगा तो डूब जाएगा, ठीक है। ये बच्चे के अंदर क्या है, मिसकंसेप्शन है, गलत अवधारणा है, ठीक है। आप बच्चे जो बच्चे ने बताया उसको चैलेंज कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू चैलेंज कीजिए। आप उसको सिखाइए कि नहीं बॉन्ड फोर्स काम करता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल उसको बताइए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बता देना है उसको जो है, क्योंकि जो बच्चे के माइंड में जो मिसकंसेप्शन बनते हैं, जो गलत अवधारणाएं बनती हैं, ठीक है, ये बहुत ही जो है इसको दूर करना बहुत ही एक टीचर के लिए चैलेंजिंग भरा हो जाता है, जल्दी दूर नहीं होती है। तो इसके लिए बच्चों को कुछ एक्टिविटी के थ्रू सिखाना पड़ता है ना। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहीं से बच्चे के कॉन्सेप्ट बनते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि जो बच्चा है वो क्या कहता है, अगर आपने उसको क्लासरूम में ये बता दिया कि जो वाटर है वो कलरलेस है, आपने बता दिया कि पानी का कोई कलर नहीं होता है, बट बच्चे ने क्या किया, अपने आसपास जो है, जो तालाब है, जो पोखरे है, उसमें पानी का कलर ग्रीन दे रखा है। अब वो क्लासरूम में बोलेगा कि नहीं पानी तो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो ये क्या है, बच्चे के अंदर मिसकंसेप्शन हो गई, गलत अवधारणाएं हो गई है, ठीक है। इसके लिए आप बच्चों को कुछ एक्टिविटी कराइए, ठीक है। आप जो है वाटर ले सकते हैं, उसमें जो है कई सारे कलर जो है बच्चे से मिक्स करा करके दिखा सकते हैं कि जो वाटर है उसको हम जिस कलर में ऐड कर रहे हैं वो उस कलर का हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो बच्चे की जो गलत अवधारणाएं बन गई है उसके माइंड में, वो धीरे धीरे जो है करके ख़त्म होती चली जाएंगी। उसको ये पता चलेगा कि पानी का कोई कलर नहीं होता, पानी को जिस कलर में मिक्स करते हैं वो उस कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे की कुछ एक्टिविटी करा करके आप जो बच्चे के अंदर मिसकंसेप्शन आई है, जो गलत अवधारणाएं आई है, उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। और ये सीखने में हेल्प करती हैं बच्चे को, ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए एक रुकावट एवं विघ्न है। देखिए ये बात कहना यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी, ये बच्चे को सीखने में हेल्प करती है, क्योंकि यहीं से बच्चे के जो कॉन्सेप्ट है वो बनते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। देखिए अगर आपने उस चीज़ को अनदेखा कर दिया, उस चीज़ के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो फिर बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, ठीक है। और जो गलत अवधारणाएं बच्चे के माइंड में बनी है वो फिर लंबे टाइम के लिए बनती, मतलब उसी टाइप की जो धारणाएं वो बनती चली जाएंगी, ठीक है। तो एज अ टीचर के रूप में जो गलत अवधारणाएं बच्चे के माइंड में बन रही है, जो मिसकंसेप्शन बन रहे हैं, जो क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, आपको उन क्वेश्चनों को चैलेंज करना है, ठीक है, ताकि बच्चा सीख सके चीज़ों को। तो ये भी नहीं होगा आपका। सूचित करती है कि बच्चे की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की है। नहीं, ये बात कहना तो यहाँ पर बिल्कुल ही गलत हो जाएगी, ठीक है। जो बच्चे होते हैं बहुत ही तेज़ी से किसी चीज़ को सीखते हैं, ठीक है, बट कुछ चीज़ों को लेकर के उनके माइंड में मिसकंसेप्शन भी आती है। सिंपल सी बात है कि आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी हमारे माइंड में आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एज अ टीचर का वर्क होता है कि बच्चे को सही डायरेक्शन दे, सही दिशा दे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दरख्वास्त है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। लघु वयस्क के रूप में, जो सभी पक्षों जैसे कि आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो बच्चे, ऐसा नहीं, कभी कभी आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वयस्क से कहीं अधिक चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वयस्क व्यक्ति को ही सारी चीज़ें पता होती है, कभी कभी छोटे बच्चे भी जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनसे ज़्यादा चीज़ों को जानते हैं, है ना। तो ये बात कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा कि जो है वयस्क की तुलना में जो उनका ज्ञान होता है वो कम होता है। कोरी पटिया खाली स्लेट है जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। देखिए ये बात कहना यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी। एक मनोवैज्ञानिक थे जॉन लॉक, उन्होंने ये चीज़ कही थी कि जो बच्चे होते हैं वो कोरी पटिया होते हैं, यानी खाली स्लेट होते हैं, और जो हम उनके माइंड में भरते हैं सिर्फ वही चीज़ें वो जानते हैं, ठीक है। तो ये कहना यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, खुद एक्टिविटी करते हैं, खुद खोज करते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपके घर में बच्चे होते हैं क्या करते हैं, कोई भी उनको खिलौना ला करके दे दीजिए, तुरंत ही तोड़ फोड़ देंगे, ठीक है। वहाँ से क्या कर रहे हैं, अपने ज्ञान को विकसित कर रहे हैं, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, सीख रहे हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, अन्वेषक होते हैं, खोजकर्ता होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करते हैं, ठीक है। लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये बात आपके जीन पियाजे भी कहते हैं, ठीक है।
तो ये भी नहीं होगा। एक निष्क्रिय प्राणी है जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। देखिए बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, ठीक है, निष्क्रिय प्राणी नहीं होते हैं। तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, किसी चीज़ के बारे में खुद वो खोज करते हैं। आपको लगता है कि बच्चे खिलौनों को तोड़ दिया, ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स जो है डांट वाट लगा देते हैं, बट वहाँ पर बच्चे को डांट नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बच्चा वहाँ से चीज़ों को सीख रहा है, ठीक है, खुद खोज कर रहा है उस चीज़ के बारे में। तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन कैसा लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा, फिर भी कोई क्वेश्चन में अगर डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और जिन्होंने नोट्स को अच्छी तरीके से रीड किया होगा तो उनको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, क्योंकि नोट्स को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन ही किया हुआ है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप नोट्स को अच्छी तरीके से रीड कर लेते हैं तो आपके 30 में से बहुत ही अच्छे स्कोर होने वाले हैं। इवन आप 28-29 तक ईजिली स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। सिर्फ इन क्लासेस को देखिए और जो मैंने नोट्स दे रखा है उसको बार बार मल्टीपल टाइम जो है उस नोट्स को रिवीजन कीजिए, ठीक है। अब जो है अपने CDP में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। इसके साथ साथ जो मैंने हिंदी पेडागोजी का नोट्स दे रखा है उसको भी मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो लगाइए, और मैं भी आप लोगों की जो हिंदी पेडागोजी की क्लासेस वो जल्दी स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे की क्लासेज है उनका उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।